हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए आज की कक्षा में लाई हूँ समास, अध्याय नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं। थोड़े शब्दों में भाषा अभिव्यक्ति समास का कार्य है। निम्नलिखित शब्द समूहों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब पहला देखते हैं, परलोक को गमन। अब ये शब्द है, एक वाक्य है, तो अब इसको अगर हमें छोटा करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे? परलोक गमन, सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह, रात ही रात में, रातों रात, पथ में भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो यानी कि उपरोक्त शब्दों के दोनों रूपों में अर्थ समान है। दोनों रूपों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि पहले रूप के शब्द समूहों ने दूसरे शब्द रूप में परिवर्तन पा लिया है। इस प्रक्रिया में ये शब्द संक्षिप्त हो गए। संक्षेपीकरण की यह प्रक्रिया समास है। यानी कि दोनों वाक्यों में, दोनों शब्दों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि पहले रूप के शब्द समूहों ने दूसरे शब्द रूप में परिवर्तन पा लिया है। इस प्रक्रिया में ये जो शब्द संक्षिप्त हो गए हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया यौगिक शब्द बनाने को समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। समास में दो संबंध शब्दों को पास पास लाया जाता है। समास में ध्वनियों का नहीं, शब्दों का मेल होता है। यानी कि समास में ध्वनियों को नहीं बल्कि शब्दों को पास लाया जाता है। शब्दों के मेल से एक शब्द बनाया जाता है, नया शब्द, उसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। संधि और समास में अंतर। संधि और समास दोनों यद्यपि मेल करने की प्रकृति रखते हैं, परंतु दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार है, संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। यानी कि जो संधि है उसमें हमने देखा कि उसमें वर्णों का मेल हो रहा था, लेकिन जो समास है उसमें किसका मेल होता है? शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। वर्णों में, संधि में क्या होता है? वर्णों के योग से वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन समास में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नया शब्द बनाते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। अब हम इसको उदाहरण के साथ देखेंगे। समस्त पद क्या होता है? समास युक्त पद को ही समस्त पद कहते हैं। अब यहाँ पे समस्त पद है ईश्वर प्रदत्त। पूर्व पद क्या है इसका? ईश्वर। और उत्तर पद क्या है? प्रदत्त। विग्रह ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ, यानी कि इसका पूर्व क्या है? ईश्वर, पूर्व पद। उत्तर पद जो बाद में होता है उसे उत्तर पद, जो पहले होता है उसे पूर्व पद कहा जाता है। और इनका जो मतलब होता है उसे विग्रह कहा जाता है, जो क्या है? ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ। अब ऐसे ही डाक गाड़ी, अब इसका पूर्व पद क्या होगा? डाक। पहले क्या है? डाक। और उत्तर पद क्या होगा? गाड़ी। अब इसका मतलब क्या है? विग्रह क्या है? डाक के लिए गाड़ी। अब ऐसे ही देखेंगे भारतवासी। अब इसका पूर्व पद क्या होगा? भारत। उत्तर पद क्या होगा? वासी। यानी कि इसका मतलब क्या है? विग्रह क्या है? भारत का वासी। अब हम देखेंगे समास के भेद। सामान्य रूप से भेद तथा उपभेद मिलाकर समास के 6 प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार है समास का तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास,
बहुव्रीहि समास। तो पहला है तत्पुरुष समास, जिस सामाजिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति को से, के लिए, से, द्वारा, का, की, के, में, पर का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। अब जैसे शरणागत, शरण को आया हुआ, अब यहां पर क्या है, को, यहाँ पे क्या शब्द आ रहा है, को, तो ये क्या होगा, तत्पुरुष समास। ऐसे ही गगन चुंबी, तो क्या है, गगन को चूमने वाला। अब यहाँ पे क्या आया, कौन सा शब्द, को। अब ऐसे ही तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष को, का, लोप। अब इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। समस्त पद यश प्राप्त, विग्रह यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। नरभक्षी, नर का भक्षी। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। अब यहाँ पे क्या है, विग्रह में क्या आ रहा है, को, का, को, तो ये क्या कहलाएंगे, कर्म तत्पुरुष। अब यहाँ पे है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होगा, से, के द्वारा का लोप। अब यहाँ पे है रेखांकित, तो यहाँ पे रेखा से अंकित। गुण युक्त, गुणों से युक्त। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, से, तो ये क्या कहलाएंगे, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। अब इसके लिए क्या है, के लिए का लोप होगा। अब ऐसे देखेंगे, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। तो यहाँ पे क्या लोप हो रहा है, के लिए, तो ये क्या कहलाएंगे, संप्रदान तत्पुरुष। अब देखेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कौन से लोप होंगे, से अलग होने के अर्थ में का लोप। अब देखेंगे कैसे, दोष मुक्त, दोष से मुक्त। यहाँ पे अलग होने का, अलग होने के लिए बताया जा रहा है, दोष से मुक्त। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, तो यहाँ पे से का भी लोप हो रहा है और अलग होने का भी, मुक्त और भ्रष्ट। अब ऐसे ही देखेंगे संबंध तत्पुरुष। अब संबंध तत्पुरुष में क्या लोप होते हैं, का, की, के। अब इनको समझेंगे उदाहरण से। सेनापति यानी कि सेना का पति। दीनानाथ यानी कि दीनों का नाथ। अब यहाँ पे क्या लोप हो रहा है, का लोप हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, संबंध तत्पुरुष कहलाएंगे। अधिकरण तत्पुरुष, में, पे, पर, इनका लोप होगा अधिकरण तत्पुरुष में। तो इसको कैसे कहेंगे, नरोत्तम यानी नरों में उत्तम। आप बीती, आप पर बीती। कार्य कुशल यानी कि कार्य में कुशल। तो यहाँ पे क्या लोप हो रहा है, में, पर, में, तो ये क्या कहलाएंगे, अधिकरण तत्पुरुष। दूसरा है अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद में पूर्व पद प्रधान हो और उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे यथा समय, यह है समस्त पद और यह है विग्रह। ठीक समय पर, अब यह है यशा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। अब यहां पर क्या दिखा रखा है कि जो समय है वो विग्रह में पूर्व पद है और यहाँ पे शक्ति जो है वो विग्रह में
पूर्व पद है, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। ऐसे ही भर पेट, तो पेट जो है वो विग्रह में पूर्व पद शब्द है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। कई बार एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, उससे जो अव्यय बनते हैं उन्हें भी अव्ययी भाव समास कहा जाता है। जैसे हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, कानों कान, कान ही कान में, रातों रात, रात ही रात में। यानी कि ऐसा हो सकता है कि कई बार एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो जाए, जैसे कि हाथों हाथ, हाथों हाथ, यहाँ पे भी हाथ का, हाथ की बात हो रही है और यहाँ पे भी। और ऐसे ही कानों कान, कान ही कान में, रातों रात, इसे क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास। अब तीसरा नियम है कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमेय, उपमान संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे विशेषण विशेष्य संबंध। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है, और विशेषण जिस वर्ड से, जिस शब्द से जो विशेषता बता रहा है। अब ऐसे ही समस्त पद क्या है? लाल मणि, विग्रह लाल है जो मणि। महाराज, महान है जो राजा, तो महान क्या होगा? विशेषण। राजा क्या होगा? विशेष्य। महादेव, महान है जो देव, महान क्या होगा? विशेषण। और देव विशेष्य, क्योंकि देव के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसा है? महान है। तो इसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। अब चौथा नियम द्वंद्व समास। जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और तथा यदि योजक शब्द लगते हैं वह द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे ऊंच नीच, उच्च और नीच, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। पांचवा द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और किसी समूह का बोध कराता हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे त्रिलोक, तो यानी कि जिस पद में समस्त जो पहला पद है वो क्या, किसका बोध कराता है? संख्यावाचक यानी कि विशेषण हो, तो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। जैसे त्रिलोक यानी कि 3 लोकों का समूह, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? 3 संख्या के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे ही 2 राह यानी कि 2 राहों का समाहार, तो यहाँ पे भी संख्या यानी कि विशेषण आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? द्विगु समास। ऐसे ही 6 है बहुव्रीहि समास। जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि कोई अन्य ही प्रधान होता है उन्हें बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, यहाँ शिव जी की बात हो रही है लेकिन क्या बताया जा रहा है? नील है जो कंठ, यहाँ पे क्या है? समास का कोई भी पद प्रधान नहीं है बल्कि अन्य ही कोई प्रधान है, तो इसलिए ये क्या है? बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? रावण की बात हो रही है। दश है आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सर हैं, वो कौन है? रावण है, तो रावण अन्य ही प्रावधान हो गया, लेकिन समास में उसको प्रधान नहीं मिली। दश है जो आनंद जिसके, यानी कि जिसके 10 सर हैं। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी कि यहाँ गणेश की बात हो रही है लेकिन गणेश अलग प्रविधि है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास कहेंगे। कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। यानी कि जो कर्मधारय समास है उसमें पहला जो पद है, समस्त पद कैसा होता है?
गुणवाचक विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। लेकिन द्विगु समाज में क्या होता है, उसमें पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है और दूसरा विशेष्य। जैसे नील गगन, नील गगन, यह है कंधार्य। इसमें पहले गुण बताया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण आ गया नील, गगन क्या है, विशेष है क्योंकि गगन के बारे में बताया जा रहा है। अब वही दूसरा देखेंगे, नवग्रह, नवग्रह, नव से क्या बताया जा रहा है, 9 संख्या बताई जा रही है और ग्रह विशेष्य हो गया, तो ये क्या होगा, नवग्रह, द्विगु समास। अब बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर देखेंगे। बहुव्रीहि समास में संपूर्ण समासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, जैसे त्रिफला, तीनों फलों वाला। परंतु द्विगु समास में समस्त पद का प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। यानी कि जो बहुव्रीहि समास है उसमें संपूर्ण समासिक शब्द ही विशेषण का कार्य करता है, यानी कि वो विशेषण ही बताता है कि त्रिफला, 3 फलों वाला। लेकिन अभी हमने देखा कि द्विगु समास में क्या होता है कि पहला जो पद होता है वो संख्यावाचक होता है, संख्या बताता है, और दूसरा जो है वो विशेष्य होता है। जैसे यहाँ पे बहुव्रीहि का उदाहरण देखेंगे, पंच रत्न, 5 रत्नों वाला। और द्विगु समास का देखेंगे, 5 रत्नों का समूह। अब देखेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष्य या उपमेय होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा का विशेषण होता है। कर्मधारय में क्या होता है, पहला पद विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य। लेकिन बहुव्रीहि में क्या होता है, समास में समस्त पद ही संज्ञा या संज्ञा का विशेषण होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ, ये कर्मधारय समास है, विशेषण क्या है, नीला। पीतांबर, पीला कपड़ा, विशेषण क्या है इसमें, पीला। अब यहीं पर नीलकंठ, बहुव्रीहि समास में नीला है जिसका कंठ, यहाँ पे क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, किसकी, शिव जी की। पीतांबर, पीले वस्त्रों वाला, अब यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है, श्री कृष्ण की। तो आज हमने देखा समास शब्दों के संक्षेपण की प्रक्रिया का नाम है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के 2 पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। भेद तथा उपभेद मिलाकर समास के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।